दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल जिस लाइव लर्निंग को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिस लाइव लर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कॉमर्स की न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो आप वो लोग देख लीजिएगा। और ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इससे पहले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और दूसरी एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो ये कॉमर्स के जो एमसीक्यूज़ है, ये आपको हर एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, चाहे वो 11th-12th की एग्ज़ाम हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, नेट एग्ज़ाम हो, या जितनी भी ऐसी एग्ज़ाम्स जो कि कॉमर्स के बेस्ड पे होती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रबंध के नियंत्रण समारोह का अर्थ है। तो प्रबंध का जो नियंत्रण होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखा। ए दे रखा विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य लाना, बी दे रखा कार्यबल को संतुष्ट रखना, सी है सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए, और डी दे रखा अधीनस्थों को निर्देशन देने के लिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सी, सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए। तो जो कंट्रोल किया जाता है, हमारा जो प्रबंधन कार्यक्रम होता है, उसमें जो भी हम किसी को भी कंट्रोल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैनेजर इसलिए कंट्रोल करता है ताकि जो भी काम किए जा रहे हैं वो अच्छे से किए जा सके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रबंधन का समन्वय का कार्य उद्देश्य। यानी प्रबंधन में जो समन्वय का कार्यक्रम किया जाता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? ए देगा पर्याप्त कर्मियों को प्रदान करना, बी देगा विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य लाना, सी देगा कार्यवाही का सुधारात्मक पाठ्यक्रम लेना, और डी देगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य लाना। यानी जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, जो प्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सब में क्या लाना? समन्वय लाना ही प्रबंधन का उद्देश्य होता है। अब हमारा जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो है, प्राधिकरण ऊपर से नीचे की ओर बहता है जबकि जवाबदेही ऊपर की ओर बढ़ती है नीचे से ऊपर तक। तो यह पाया जाता है, यह किसमें पाया जाता है? ए दे रखा है स्केलर चेन, बी दे रखा है कार्यात्मक संगठन, सी दे रखा है सीमित संरचना, और डी दे रखा है मल्टीवेरिएट दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्केलर चेन। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, मास्लो का पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो से संबंधित है। तो ए दे रखा है मोटिवेशन, बी दे रखा है लीडरशिप, सी दे रखा है कम्युनिकेशन, और डी दे रखा है निर्देशन। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ए, मोटिवेशन। तो मास्लो का जो पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो मोटिवेशन का है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, एमबीओ केवल, एमबीओ जो है वो क्या है? ए दे रखा प्लानिंग की एक तकनीक है, बी दे रखा केवल नियंत्रित करना, सी दे रखा ना तो नियोजन करना और नहीं नियंत्रित करना, और डी रखा दोनों, योजना और नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, केवल नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्व निगमन लाभ का स्थानांतरित किया जाता है। जो पूर्व निगमन लाभ होते हैं उसका स्थानांतरित कहाँ पे किया जाता है? ए रिजर्व, जनरल रिजर्व में, बी दे रखा है कैपिटल रिजर्व में, सी दे रखा है लाभ और हानि अकाउंट में, और डी दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इसका जो सही आंसर है वो भी कैपिटल रिजर्व में, पूर्व निगमन लाभ को कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित किया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि विनियोग अकाउंट में दिखाया गया है? तो जो हमारा लाभ हानि विनियोग खाता होता है उसमें क्या दिखाया जाता है? ए आयकर के लिए प्रावधान, बी है मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, सी है संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, और डी जनरल रिजर्व में योगदान। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, जनरल रिजर्व में जो योगदान होता है वो लाभ हानि विनियोग अकाउंट में दिखाया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, कंपनी के परिसमापन पर पहले भुगतान किया जाता है। तो कंपनी के जब कंपनी का समापन होता है तो उसमें पहले किस चीज़ का भुगतान किया जाता है? ए लिक्विडेटर का पारिश्रमिक, बी है कानूनी खर्च, सी है अभिमान्य लेनदार, और डी दे रखा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके जो सही आंसर है वो है सी, अधिमान्य लेनदार जो होता है सबसे पहले उनका भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कामगार का मुआवजा फंड एक है, यानी जितने भी हमारे यहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनका जो मुआवजा फंड होता है वो एक क्या है? ए दे रखा प्रावधान, सी दे रखा अधिशेष, सी दे रखा है वर्तमान देयता और डी दे रखा है ऋण। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अधिशेष। कामगार का जो मुआवजा होता है, मुआवजा फंड जो होता है वो एक अधिशेष होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 4,50,000 रुपये की संपत्ति खरीदने के बदले में 4,25,000 रुपये के ऋण जारी किए जाते हैं। यानी अगर हम 4,50,000 तक की कोई संपत्ति खरीदते हैं और हम सिर्फ 4,25,000 रुपये के ऋण ही जारी करते हैं, तो इसमें इस मामले में जो 25,000 रुपये बचे हुए होते हैं वो मतलब 4,50,000 में से जो 25,000 माइनस करते हैं, 4,25,000 माइनस करते हैं, तो जो हमारे 25,000 बचते हैं वो क्या है? तो 25,000 क्या है? ए दे रखा कैपिटल रिजर्व, बी दे रखा प्रतिभूति प्रीमियम, सी दे रखा राजस्व लाभ और डी दे रखा है सद्भावना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कैपिटल रिजर्व। ये 25,000 जो है वो हमारे लिए क्या होगा? कैपिटल रिजर्व होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है, पोस्टर बैलेंस शीट से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में किए गए किसी भी डिफ़ॉल्ट के मामले में डिफ़ॉल्ट पर आधारित निम्नलिखित में से किस जुर्माने के साथ दंडनीय होगा? यानी जैसे पोस्टल बैलेंस शीट जो होती है ना हमारी, उसमें जितने प्रावधान दिए गए हैं अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो डिफ़ॉल्ट पर जितना भी अधिकारी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जुर्माना उसमें देना पड़ेगा? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जुर्माने के। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट दे रखा है प्रत्येक ऐसे डिफ़ॉल्ट के संबंध में 10,000 रुपये, प्रत्येक ऐसे डिफ़ॉल्ट के संबंध में 20,000 रुपये, प्रत्येक ऐसे डिफ़ॉल्ट के संबंध में 50,000 रुपये और डी दे रखा है प्रत्येक ऐसे डिफ़ॉल्ट के संबंध में 1,00,000 रुपये देने होंगे। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रत्येक ऐसे डिफ़ॉल्ट के संबंध में हमें 50,000 रुपये देने होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शेयरों के पुनः खरीद के लिए चुने गए सूचीबद्ध कंपनी के इस तरह के बाई बैंक को पूरा होने के बाद जो कि निम्नलिखित में से एक अवधि के वापस करना होगा। तो ऐसी कौन सी अवधि है जिसमें हमें इसे वापस करना होता है? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पूरा करने के 6 महीने में वापस देना होगा, बी दे रखा है एजे सेबी को पूरा करने के 45 दिन में वापस देना होगा, सी दे रखा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी में जो दिया हुआ है उसके अनुसार पूरा करना होगा, या फिर डी दे रखा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी को इस तरह के 30 दिन में पूरा होने होंगे। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है डी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी को इस तरह के जो 30 दिन होते हैं उसके 30 दिन पूरा होने के बाद उसे इसका जो जुर्माना है उसका भुगतान करना होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निजी इक्विटी निवेशक मुख्यतः क्या है? ए दे रखा है क्रेडिबिलिटी और आधारित कंपनी में निवेश करते हैं, बी दे रखा कंपनी की आयु, सी दे रखा है कंपनी का स्थान और डी दे रखा कंपनी की साख और मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, कंपनी की साख और मूल्यांकन। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है, वो दे रखा है कि निदेशक पहचान संख्या यानी DIN जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है निदेशक पहचान संख्या। तो ये क्या है निदेशक पहचान संख्या? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ए दे रखा हमें कि एक पहचान संख्या जो व्यक्तिगत कंपनी को आवंटित निदेशक को आवंटित क्या करती है, बी दे रखा है कि एक संख्या जिसे केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को, एक संख्या जिसे केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को निदेशक या कंपनी किसी मौजूद निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए आवंटित करती है। सी दे रखा है हमें एक संख्या, एक ऐसी संख्या जिसे सेबी किसी भी व्यक्ति को निदेशक या कंपनी के किसी भी मौजूदा निदेशक के रूप में नियुक्त करने का इरादा रखता है, और डी दे रखा है कि एक संख्या जिसे केंद्र सरकार सेवानिवृत्त निदेशकों को आवंटित करती है ताकि डेटाबेस का निर्माण किया जा सके। तो हमारा इसको जो सही आंसर है वो है बी।
बी, एक संख्या जिसे केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को निदेशक या किसी कंपनी के किसी मौजूदा निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए आवंटित करती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है। अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ निवेश करते हैं तो सब क्या कहते हैं? ए दे रखा निजीकरण, बी दे रखा ग्लोबलाइजेशन, सी दे रखा उदारीकरण और दे रखा औद्योगिकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, निजी, इसे हम क्या कहते हैं? निजीकरण। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें दे रखा है देनदार कारोबार का अनुपात औसत संग्रह अवधि क्या है? यानी जो देनदार के कारोबार का जो अनुपात होता है उसकी औसत संग्रह अवधि क्या होती है? ए दे रखा 5 महीने, बी दे रखा 4 महीने, सी दे रखा 3 महीने और डी दे रखा है 2 महीने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 3 महीने। हमारे क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में हमें दे रखा है कि एक कंपनी सभी कार्यों को करने के लिए बॉडी कॉर्पोरेट कब सक्षम होता है? यानी एक कंपनी जो होती है उसकी सभी काम को करने के लिए जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है वो कब सक्षम होता है? ए दे रखा हमें एसोसिएशन के मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने पर, बी दे रखा व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, सी दे रखा है निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, और हमें डी दे रखा है अपनी पहली वार्षिक आम बैठक बुलाई जाने पर। तो इसका जो 17 का जो सही आंसर है वो है सी, निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है वो सक्षम होती है सारे कार्य करने के लिए एक कंपनी के। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है, वो दे रखा है पोहांग स्टील कंपनी, जो कि जिसे हम पोस्को बोलते हैं, वो मूल रूप से आधारित कंपनी है। कौन सी है? वियतनाम में, बी है दक्षिण कोरिया में, सी दे रखा यूएसए में और डी दे रखा इटली में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दक्षिण कोरिया में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें इसमें दे रखा है संगठनात्मक प्रभावशीलता का विश्लेषण और सुधार के लिए 7S में किसी मॉडल के तत्वों में से कौन सा निम्नलिखित में से एक नहीं है? ए दे रखा है रणनीति, बी दे रखा है संरचना, सी दे रखा है साझा मूल्य और डी दे रखा है मानक। तो इन सब में से ऐसा कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मानक। क्या होता है कि हमारे एक संगठनात्मक प्रभावशीलता का जब हम विश्लेषण करते हैं और सुधार के लिए 7AS में जो होता है वो किसी मॉडल के तत्व जो होते हैं उसमें से कौन सा इनमें से नहीं है? तो देखो उसमें रणनीति होती है, संरचना होती है, साझा मूल्य, ये तीनों होते हैं, लेकिन जो मानक होता है वो इसका तत्व नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है मूल्यह्रास निम्नलिखित में से किसकी एक प्रक्रिया है? मतलब जैसे डेप्रिसिएशन जिसे हम बोलते हैं वो किसकी एक प्रक्रिया है? ए दे रखा है परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, बी दे रखा है परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोग जीवन पर अधिग्रहण लागत का आवंटन, सी दे रखा है संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर वसूली योग्य मूल्य का आवंटन, और डी दे रखा है बैलेंस शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य का लगान। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर वसूली योग्य मूल्य का आवंटन। ये डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है कि जितने साल हम जो हमारी असेट्स होती है उसको हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यूएशन कम होती जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे कि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और प्लीज़ मुझे आप आगे और कमेंट्स करके बताइए कि मैं इसके आगे और भी पार्ट्स लेकर आऊँ या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।